हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है रोग निदान का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में जो पढ़ा था उसकी का आगे कंटिन्यूअस फॉर्म में चलेंगे। ठीक है। शाखा 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 अगर कहीं पर लिया जाए तो शाखा का रिलेशन हो तो सप्त धातु रसादि धातु प्लस त्वचा। तो अगर कहीं पर लिया जाए शाखा, तो शाखा का मतलब आपको समझना है सारी धातुएं प्लस त्वचा। कोष्ठ का अगर कोष्ठ कहीं रिलेशन लिया जाए तो कोष्ठ का मतलब होता है महास्रोतस और महानिम्न। मतलब महास्रोतस मतलब जितना भी AIT से रिलेटेड है पूरा वो महास्रोतस के अंतर्गत आ जाता है। दोषों का कोष्ठ से शाखा में गति है। दोष कैसे मतलब हमारे महास्रोतस से शाखाओं में आ जाते हैं। तो अधिक व्यायाम करने से, उष्णता की तीक्ष्णता से, अहित भोजन आदि सेवन से, वात के अधिक शीघ्रगामी होने से। अधिक व्यायाम करने से तुम्हें पता है दोष एग्रीवेट होकर शाखा में चले जाएंगे। उष्णता की तीक्ष्णता, उष्ण आहार सेवन से दोष विलीन होकर, विलीन मतलब पिघल कर विलीन होकर शाखा की ओर गमन करते हैं, मतलब पिघल कर शाखा की ओर गमन करते हैं। अहितकर भोजन के सेवन से स्वस्थान में स्थित दोष उन्मार्गामी होकर शाखा में चल देते हैं। मतलब अगर आप उल्टा सीधा भोजन खाना वाना खा रहे हो, उल्टा सीधा खाना खाने से क्या होता है कि दोष एग्रीवेट होकर फिर अब शाखा की ओर चल देते हैं। वात के अधिक शीघ्रगामी होने से, क्योंकि सारे दोष सारी क्रियाएं जो है वात ही कराता है, तो वात दोष कोष्ठ से शाखा की तरफ फेंक दिए जाते हैं। दोष शाखा में उपस्थित होकर व्याधि उत्पन्न होने में विलंब करते हैं, क्योंकि वे पुनः और हेतुओं की प्रतीक्षा करते हैं तथा बिना और हेतुओं के बिना देश और काल के कुपित नहीं होते हैं। ये दोष देश काल का बल प्राप्त कर अन्य स्थानों पर भी रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर सीधा भी ऐसा नहीं कि आपने आज मतलब अहित भोजन किया तो आज ही एग्रीवेट हो जाए। आपने महीने खाड़ एग्रीवेट किया तो दोष वहाँ हेतुओं की प्रतीक्षा करेंगे, मतलब और ज़्यादा उसे निदान मिले, और ज़्यादा उसे पावर मिले। जब पावरफुल होंगे तब जाके रोग उत्पन्न करेंगे। उदाहरण अगर बात करें तो शाखा सिद्ध कामला, इसमें कफ द्वारा पित्त का मार्ग अवरोध हो जाता है, जिससे पित्त शाखा से कोष्ठ में नहीं जा पाता है। इसमें क्या है, जैसे तुम्हारा जो पित्त है वो शाखाओं में गया, शाखाओं में जाके फिर क्या किया, कफ ने इसका मार्ग अवरोध किया, तो फिर क्या किया, ये जो पित्त जो वहाँ गया था वो वापस नहीं आ पाता है। ठीक। दोषों का शाखा से कोष्ठ में गति, अब ये क्या है, ये बीमारी करने का कारण है। दोषों का कोष्ठ से शाखा में गति होगी तब लोगों की बीमारी पैदा होगी। ठीक। अब दोषों का शाखा से कोष्ठ में गति, तब लोग नॉर्मल कंडीशन में, बीमारी से नॉर्मल कंडीशन में आएंगे। तो दोष कहाँ से, शाखा से फिर कोष्ठ में आ जाएंगे। वृद्ध्यात विश्वनाद पाकात स्त्रोतों मुख विशोधनाथ शाखा मुक्तवा मला कोष्ठ यंती वायुसच निग्रहात। मतलब क्या है, वृद्ध्यात जिन कारणों से दोष बढ़ते हैं उन्हीं कारणों के सेवन से दोष शाखाओं से कोष्ठ में चले जाते हैं। दोष स्वतः निम्न और प्रदेश की गति। यहाँ पर क्या क्या कहा, जैसे होम्योपैथी मेडिसिन जिस प्रिंसिपल का काम करती है वहाँ पर यही बताया गया। मतलब जिन कारणों से बढ़ रहे हैं उन्हीं कारणों का आपने और सेवन किया तो बहुत और ज़्यादा एग्रीवेट हो गया, तो एग्रीवेट होने की वजह से वो अपने स्थान पर आ गए। विषयन दोषों के विषयन यानी पिघलने से संचित हुए दोष स्नेहन संवेदन क्रिया से कोष्ठ में चले जाते हैं। इन्होंने कहा जो दोष वहाँ पर जम गए उनको, जैसे कफ हो गया तो कफ जम गया तो वहाँ से स्नेहन संवेदन वगैरह कर लो तो वो कोष्ठ में फिर चला आएगा। पाकात मतलब दोषों के परिपाक होने से कोष्ठ में चले जाते हैं, तो दोष का सही से परिपाक हो गया फिर वो कोष्ठ में चले जाएंगे। श्रोतोमुख विशोधन क्या, श्रोतों का मुख का शोधन करने से दोष अपनी स्वाभाविक गति करने लगते हैं। श्रोत अगर मुख शोधन हो गया तो वो अपनी नॉर्मल गति करने लगेंगे। ठीक है। वायु का निग्रह, वायु का करने से वायु की स्वाभाविक गति में दोष शाखाओं को छोड़कर कोष्ठ में चले जाते हैं। अगर वायु को सही से मतलब वायु अगर कुपित नहीं है, वायु अगर ज़्यादा एग्रीवेट नहीं हुई है तो वो आराम से में क्या है, शाखा से फिर कोष्ठ में आ जाएंगे। ठीक। शाखा सिद्ध कामला में कफ द्वारा पित्त का अवरोध रहता है। ऐसी अवस्था में उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों से कफ व वात का शमन होता है, फिर पित्त की वृद्धि होती है। कफ शमन होने से स्रोतो अवरोध समाप्त हो जाता है, वायु का निग्रह भी हो जाता है। इससे बड़ा हुआ पित्त कोष्ठ में आकर स्वतः ही शांत हो जाता है। पित्त में कोष्ठ में आ जाने से मल का सामान्य रंग का हो जाता है। ठीक है। इसका हम लोग पढ़ते हैं, इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। ये देखो, ये बीमारी यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर क्या शाखा आश्रित कमला हुई थी, यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो गया है एक तरीके से। ठीक है। दोष दूष्य आशय भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। कई बार 5 नंबर में पूछा जा चुका है। ठीक है। वायु अस्थि में स्थित रहती है। पित्त जो होता है, पित्त में क्या है, स्वेद और रक्त, पित्त जो होता है वो स्वेद और रक्त में आश्रित रहती है। ठीक है। कफ रस मांस मेद मज्जा शुक्र पुरीश मूत्र, ये किस में रहते हैं, कफ में आश्रित रहते हैं। तो वात पित्त कफ का रिलेशन, दोष क्या हो गया हमारे पास, वात पित्त कफ। किसमें क्या करेगा, वात में रह रही है अस्थि, मतलब अस्थि धातु है वो वात से रिलेटेड रहती है। पित्त जो होता है वो काहे में रहता है, स्वेद और रक्त में आश्रित रहती है। कफ जो होता है रस मांस मेद मज्जा शुक्र मूत्र पुरीश में आश्रित रहता है। आशय और आशय के बीच में गुण कर्मात्मक समानता रहती है, अतः एक के बढ़ने पर दूसरे भाव भी घटते या बढ़ता है। जो विद्ध
जो भाव पित्तवर्धक होंगे वे स्वेद और रक्त भी बढ़ाते हैं, जो भाव कफवर्धक होंगे वे रस आदि धातुओं को भी बढ़ाते हैं, रस मांस आदि धातुओं को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। अर्थात दोष आशयी है और दूष धातु आशयी है, मतलब जो जिनमें रहता है, जैसे कफ जो है वो रस, मतलब कफ जो है वो मांस मेद में रहता है, ठीक है, तरीके से। अस्थि तथा वायु पर ये नियम लागू नहीं होता, अर्थात ये इस सिद्धांत के अपवाद है। कभी कभी कोई MCQ में पूछ लेता है कि कौन अपवाद है, तो अपवाद क्या है, क्योंकि मधुर आदि द्रव्यों से अस्थि की वृद्धि होती है और वायु का क्षय होता है, और रुक्ष आदि द्रव्यों से वात की वृद्धि होती है तो अस्थि का क्षय होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आप साथ में नोट डाल के लिखेंगे कि ये कॉम्प्लिकेशन, मतलब ये एक्सेप्शन है, और साथ में अपना पूरा वो लिखेंगे, ठीक है। ये 5 नंबर से ऊपर कभी पूछा नहीं जाता, 5 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर दोष गति निरूपण की बात करें तो आचार्य चरक ने रोगों के निदान के चिकित्सा के अनुसार रोग की साध्यता के लिए गतियों का वर्णन किया है। गतियों की गति 3 प्रकार की बताइए। अवस्था के अनुसार दोषों की गति बताइए, क्षय अवस्था, वृद्धावस्था और साम्यावस्था। दिशा के अनुसार बताइए ऊर्ध्व गति, अधोगति और तिर्यक। दोष ऊर्ध्वगामी होकर ऊर्ध्व अवयवों में दोष की स्थिति या रोग की उत्पन्न होना, जैसे ऊर्ध्व रक्तपित्त भवन हो गया। अधोगति दोषों का अधोगामी होना, जैसे अधो रक्तपित्त, विरेचन, अतिसार। तिर्यकगामी होना पार्श्व में गति, जैसे ज्वर, श्वास, कास। स्थान संशय व मर्म के आधार पर 3 गतियां बताई गई। इन्हें त्रियो रोगमार्ग भी कहते हैं। कब से क्वेश्चन पूछ सकता है त्रियो रोगमार्ग क्या, तो शाखा, मर्म, अस्थि संधि और अभ्यंतर रोगमार्ग। तो शाखागत रोगमार्ग कौन से होते हैं, बाह्य रोगमार्ग होते हैं। जैसे शाखा में मैंने सप्त धातु और त्वचा बता दिया था उस समय। शाखा से रोग कौन से, जितने भी आपके स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर सारे इसमें हैं। गलगंड हो गया, पिंडका हो गया, एलर्जी हो गई, अपनी हो गई, चर्मकील हो गई, कुष्ठ हो गई, विसर्प हो गई, विसर्प हो गया, शोथ हो गया, गुल्म हो गया, अस्र हो गया, विदर्दी, मतलब जितने भी स्किन से रिलेटेड आपको डिसऑर्डर्स याद आना सारे इसमें लिख लो। मर्म अस्थि संधि में क्या हो गया, मध्यम रोग मार्ग होता है। इसमें तीनों मर्म के रोग, हृदय के रोग, वस्ती के रोग है और सिर के रोग, अस्थि संधि, ठीक है। तथा संधियों से लगी हुई स्नायु एवं कंडरा के रोगों का मर्म के रोगों को किसमें लिया गया, मध्यम मार्ग में लिया गया। इसमें एक रोग कौन कौन से आते हैं, पक्षाघात, अपनातक, आदृत, शोष, राजक्षमा, सिर, हृदय और बस्ती के रोग और अस्थिशूल। कोष्ठ मार्ग की बात करें तो अभ्यंतर, इसमें अभ्यंतर वाले आते हैं, जैसे पक्वाशय, अमाशय, अग्न्याशय, कोष्ठ, महास्रोतस, ठीक है। उसमें कोष्ठगत रोग कौन सा है, ज्वर हो गया, अतिसार हो गया, छर्दी हो गया, अल्सर हो गया, विसूचिका हो गया, अनाह हो गया, प्लीहर हो गया, श्वास हो गया। विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श, विदर्दी आदि कोष्ठानुसारी रोग हैं। रोग मार्ग का महत्व, रोगों के निदान के लिए, दोषों की गति के ज्ञानार्थ के लिए इसका इंपॉर्टेंस है। शरीर में रोग के स्थान संशय के ज्ञानार्थ के लिए, साध्यता जानने के लिए। मर्म अस्थि संधि में अगर रोग अधिकतर हो रहे हैं तो कृच्छ साध्य होंगे, और शेष दोनों मार्ग के रोग जो होते हैं वो सुख साध्य होते हैं, ठीक है बच्चों। तो